संसद में मैराथन बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया। कांग्रेस सहित विपक्षी दल न तो बिल को रोक पाए और न ही बहस में कहीं टिक पाए। इसलिए उनके पास एक दूसरा रास्ता बचा है और वह रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। कांग्रेस ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। संसद में बहस के दौरान कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की हालत वैसे छात्र की तरह हो गई जिसको पढ़ाया जा रहा पाठ जब समझ में नहीं आता तो उसे लगता है कि शिक्षक कोई सवाल उससे ही पूछ देगा, तो इससे बचने के लिए वो बार बार वॉशरूम जाने की इजाजत मांगता है। संसद में कुछ ऐसा ही वाकया बहस के दौरान पेश आया जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स मजे ले रहे हैं। असल में बहस के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने वॉशरूम जाने की होड़ सी मचा दी। आखिरकार विपक्ष में वॉशरूम ब्रेक की तलब हो गई, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नए संसद भवन में लॉबी का मतलब समझाना पड़ा। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि वक्फ बिल पास, कांग्रेस वॉशरूम में फंसी, ओम बिरला को लॉबी का मतलब समझाना पड़ा। ये है विपक्ष की तैयारी। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू से ही देखने को मिली। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए इसे पारदर्शिता और वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन का कदम बताया। दूसरी ओर कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने इसे संविधान विरोधी और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला करार दिया। बहस में गृह मंत्री अमित शाह, असदुद्दीन ओवैसी जैसे दिग्गजों ने हिस्सा लिया, लेकिन रात गहराने के साथ ही एक अप्रत्याशित मोड़ आया। लंबी बहस के बाद देर रात करीब 1:30 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान कई सांसदों को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने वॉशरूम ब्रेक की मांग की, जिसे लेकर सत्ता पक्ष ने तंज कसा। बीजेपी सांसदों ने इसे बहाना बताते हुए कहा कि विपक्ष मतदान से बचने की कोशिश कर रहा है। हंगामे के बीच कुछ कांग्रेस सांसद लॉबी की ओर बढ़े, लेकिन नए संसद भवन की संरचना से अनजान होने के कारण वे सही दिशा में नहीं जा पाए। इससे सदन में ठहाके गूंजने लगे और सत्ता पक्ष ने इसे मौके को भुनाया। हंगामा बढ़ता देख लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सांसदों को शांत कराते हुए नए संसद भवन की व्यवस्था समझाई। बिरला ने कहा कि यह पुराना संसद भवन नहीं है, यहाँ लॉबी का मतलब अलग है। वॉशरूम के लिए और अन्य सुविधाओं को व्यवस्थित तरीके से बनाया गया। कृपया धैर्य रखें और गरिमा बनाए रखें। उनके इस बयान से स्थिति संभली, लेकिन कांग्रेस के लिए ये पल शर्मिंदगी का सबब बन गया। विपक्षी सांसदों के कारनामों से सोशल मीडिया में लोग मजे लेने लगे। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि वक्फ बिल पास, कांग्रेस वॉशरूम में फंसी, ओम बिरला को लॉबी समझानी पड़ी। ये है विपक्ष की तैयारी। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि 12 घंटे बहस के बाद भी कांग्रेस को वॉशरूम ब्रेक चाहिए था। नीतीश जी ने साथ दिया, बिल पास हुआ, मुस्लिम वोट का डर अब खत्म। एक अन्य अकाउंट से पोस्ट आया, नया संसद भवन, नई लॉबी, पुरानी कांग्रेस। वक्फ बिल पर हार और शर्मिंदगी दोनों मिली। एक अन्य यूजर ने लिखा, स्पीकर ओम बिरला ने लॉबी का मतलब समझाया, लेकिन कांग्रेस को अपनी रणनीति समझ नहीं आई। वक्फ बिल पास, विपक्ष नाकाम। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भले ही आपस में जमकर सियासी दुश्मनी करते हैं, लेकिन वक्फ बिल पर दोनों के दोनों एक जैसे ही निकले। वक्फ बिल के विरोध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने सदन में बहस भी की और विरोध में मतदान भी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी 2 दिन तक चली लंबी बहस के दौरान चुप रहे, ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल की जुबान से वक्फ बिल को लेकर एक शब्द तक नहीं निकला। राहुल गांधी ने अपना काम गौरव गोगोई को थमा दिया और कहा कि मुझे तो इस विषय की कोई डेप्थ जानकारी नहीं है। हालांकि सवाल यह है कि अब तक राहुल गांधी ने जिन विषयों पर बोला, क्या उन पर उनकी डेप्थ जानकारी थी? अरविंद केजरीवाल के साथ राहुल गांधी जैसी मुश्किल नहीं थी, लेकिन वे दिल्ली छोड़कर पंजाब चले गए और राहुल गांधी पूरी बहस को सिर्फ सुनते रह गए। विपश्यना के लिए दिल्ली से निकले अरविंद केजरीवाल काफी दिन से पंजाब के लुधियाना में डेरा डाले हुए हैं। मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में होते तो क्या वक्फ बिल पर वो चुप रह पाते? मजबूरन ही सही कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ता, या फिर राहुल गांधी की तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के मुद्दे पर कोई बयान जारी कर देते। हालांकि केजरीवाल भी पंजाब में नशे के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरह अरविंद केजरीवाल के पास संसद जाकर वोट देने जैसी कोई मजबूरी तो नहीं थी। परिस्थितियां ऐसे सवाल क्यों उठा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं वक्फ बिल की वजह से पंजाब में डेरा तो नहीं डाले हुए? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में होते, वो तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ज्यादा असमंजस की स्थिति में होते। नीतीश कुमार ने तो पुरानी छवि को परवाह न करते हुए वक्फ बिल का विरोध करने का फैसला किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या खुलकर और आगे बढ़कर विरोध कर पाते? वैसे तो आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर रखा था और सांसदों ने वक्फ बिल का विरोध भी किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए तो ये करना काफी मुश्किल होता। दिल्ली में मौजूद संजय सिंह ने वक्फ बिल के विरोध की रस्म अदायगी पूरी कर दी, लेकिन संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के कुछ कहने और न कहने में फर्क तो बहुत बड़ा होता। स्वाति मालीवाल केस सबसे बड़ा उदाहरण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की घटना के बाद संजय सिंह कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में है और वो एक्शन लेंगे।
बाद में मालूम होता है कि अरविंद केजरीवाल तो विभव कुमार को लखनऊ घुमा रहे हैं और फिर उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। संजय सिंह वक्फ बिल के विरोध की बात और है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने आकर स्टैंड साफ करने की बात और। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था और 2019 के आम चुनाव के पहले एक वीडियो में वो अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ते देखे जाते हैं और मुकेश अंबानी का नाम तो नहीं लेते, लेकिन कह रहे हैं कि मुंबई में देश के सबसे बड़े आदमी का बंगला भी वक्फ की जमीन पर बना है। लगे हाथ ये भी बोल जाते हैं कि वहां की सरकार की हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ कोई कदम उठाए, लेकिन अगर उनकी सरकार होती तो उसे कब का तोड़वा चुके होते। राहुल गांधी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर हुई बहस में भाग नहीं लिया। लोकसभा में मतदान से पहले कांग्रेस सांसद वॉशरूम ब्रेक पर चले गए और बड़ी बात यह कि मुस्लिमों के वोट से सांसद बनी प्रियंका वाड्रा सदन में बोलना तो दूर, वो आई ही नहीं। वो भी तब जब पार्टी ने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया था। प्रियंका वाड्रा की इस हरकत पर तीखे सवाल उठने लगे। एक मलयालम अखबार ने अपने संपादकीय में इसकी आलोचना की। मलयालम दैनिक सुभातम का संचालन इलाके के एक मुख्य मुस्लिम संगठन समेत केरल जमियतुल उलमा द्वारा किया जाता है। अपने अखबार के संपादकीय में उन्होंने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने और भावशाली कांग्रेस नेता की उल्लेखनीय अनुपस्थिति की आलोचना की। संपादकीय में लिखा गया कि वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी, जिनसे देश बड़ी उम्मीदें रखता है, पार्टी व्हिप के बावजूद संसद में नहीं आई। ये एक धब्बा बनकर रह जाएगा। बिल पर बहस के समय वो वहां थीं, ये सवाल हमेशा बना रहेगा। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और IUML जैसे क्षेत्रीय मुस्लिम पार्टियों ने पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार किया था ताकि वे इस सीट पर जीत सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा अखबार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी इस बिल के खिलाफ नहीं बोलने के लिए भी सवाल किया। लिखा गया कि साथ ही विपक्षी नेता राहुल गांधी ने देश की एकता को तोड़ने वाले इस विधेयक पर क्यों नहीं बोला, ये बात हमेशा याद रहेगी। अखबार ने संशोधन विधेयक पारित होने पर निराशा जाहिर की, लेकिन उन्होंने विधेयक के खिलाफ मतदान करने के लिए शेष विपक्षी नेता को धन्यवाद भी दिया। अखबार के संपादकीय में लिखा गया कि वक्फ विधेयक बाबरी घटना के बाद संघ परिवार द्वारा मुसलमानों और देश की धर्मनिरपेक्षता पर सबसे बड़ा हमला है। विपक्षी नेता का धन्यवाद, जिन्होंने आधी रात के बाद संसद के कार्य में विधेयक के खिलाफ बाहरी लड़ाई लड़ी और विधेयक के खिलाफ मतदान किया। कांग्रेस और डीएम के सदस्यों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में मतदान कर उद्धव ठाकरे रातों रात हिंदू हृदय सम्राट से मुस्लिमों के मसीहा बन गए। रजा एकेडमी के प्रमुख अल हाजी मोहम्मद सईद नूरी ने उद्धव ठाकरे का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण समय में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया और संभावित नतीजों की परवाह किए बिना सच्चाई का साथ दिया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव अल्लामा बुनई हसनी ने महाराष्ट्र की शिवसेना यूबीटी के सदस्यों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम उद्धव ठाकरे के आभारी हैं। उन्होंने ऐसे समय में मुसलमानों का समर्थन किया और उनके साथ खड़े रहे तथा अपनी पार्टी के माध्यम से इस विधेयक का विरोध किया, लेकिन इस वाहवाही को लूटने के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। इस नुकसान का अंदाजा उन्हें बीएमसी के चुनाव में हो ही जाएगा। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा समझदार तो शरद पवार और बीजू पटनायक निकले। नवीन पटनायक ने राज्यसभा में मतदान से पहले अपने सांसदों को इस बात की छूट दे दी कि वे जिसका चाहे समर्थन या विरोध कर सकते हैं, लेकिन शरद पवार के सांसद तो सदन में मतदान करने के लिए आए ही नहीं। शरद पवार खुद मुंबई में बैठे रहे। शरद पवार के इस रुख से एमवीए की सियासत में उबाल आना तय है। वक्फ संशोधन विधेयक पर मतदान के दौरान लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के 2 सांसद अनुपस्थित रहे, जबकि शरद पवार खुद राज्यसभा में अनुपस्थित रहे। एक महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने के दौरान एनसीपी नेता शरद चंद्र पवार की पार्टी की अनुपस्थिति के कारण उनकी भूमिका को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया और चर्चा के बाद देर रात विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक पर मतदान के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद अमोल कोल्हे और सुरेश बाल्या मामा म्हात्रे सदन से अनुपस्थित रहे। बड़ी बात यह कि सांसद सुरेश म्हात्रे वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में गठित जेपीसी समिति के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया। ये बात इस विधेयक पर मतदान के दौरान देखी गई। ये भी बताया गया कि वो जेपीसी की बैठक में उपस्थित नहीं थे। हालांकि शरद पवार के करीबियों ने बताया कि पवार मुंबई में अपना इलाज करा रहे थे, जिसके चलते वे दिल्ली नहीं जा पाए।
लेकिन पवार गुट के सांसदों की गैर मौजूदगी के चलते अटकलों का बाजार तेज है। दूसरी ओर अजीत पवार गुट के मुस्लिम नेताओं में वैचारिक समस्या का निर्माण हुआ। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे द्वारा लोकसभा में उपस्थित होकर वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने के बाद मुस्लिम नेता मुश्किल में पड़ गए। समाज सेक्युलर विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक के साथ जब खड़े रहने की बारी आई तब पार्टी अध्यक्ष ने वक्फ बिल का समर्थन क्यों किया? ऐसे सवाल पार्टी के ही अल्पसंख्यक नेता कर रहे हैं। पार्टी के अल्पसंख्यक शाखा के साथ साथ पार्टी के अन्य मुस्लिम नेता भी एकजुट होकर जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार से मुलाकात भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होते ही यूपी के सीएम एक्शन में आ गए। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित किया गया है। इन संपत्तियों को चिन्हित कर आगे जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। राजस्व विभाग के अनुसार यूपी में वक्फ बोर्ड की ओर से जिन संपत्तियों का दावा किया गया उनमें से अधिकांश का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं। राजस्व अभिलेखों के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2533 संपत्तियां दर्ज हैं, वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही अधिकृत रूप से पंजीकृत हैं, जबकि वक्फ बोर्ड द्वारा घोषित आंकड़े इससे कहीं अधिक हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियों और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को भी वक्फ घोषित किया गया, जिसे सरकार ने पूरी तरह से अवैध माना। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां किसी भी सूरत में वक्फ घोषित नहीं की जा सकती। केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हों। सूत्रों के अनुसार कई जिलों में तालाब, चरागाह, खलिहान और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को वक्फ घोषित कर कब्जा कर लिया गया था। अब ऐसे मामलों में कड़ी जांच के बाद जमीन को सरकार की संपत्ति घोषित कर वापसी की जाएगी और सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से वक्फ घोषित की गई हर संपत्ति पर कानून सम्मत कार्यवाही होगी और दोषियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में निषाद राजा गुह्य की जयंती समारोह में वक्फ बिल और महाकुंभ पर बोलते हुए तीखी टिप्पणी की थी। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर भूमि अतिक्रमण का आरोप भी लगाया और कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर उनके मनमाने दावे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रयागराज में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि वक्फ बोर्ड शहरों में भूमि पर निराधार दावे करता रहा है। कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान भी उन्होंने घोषणा की कि आयोजन की भूमि उनकी है। तब हमें पूछना पड़ा, क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया है? उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार के तहत इस तरह के अतिक्रमण हटाए गए हैं और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर निकाल दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर निषाद राज से जुड़ी पवित्र भूमि सहित कई जगहों पर अतिक्रमण किया गया, लेकिन इसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों के बावजूद एक भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन किया गया। सीएम ने बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधायी कार्यवाही करने के लिए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायी कार्यवाही करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि राज्य अब अवैध दावों को बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्रीय हित को पहले स्थान पर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं वो हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। वक्फ बिल के संसद से पारित होने के बाद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में नया ट्विस्ट आ गया। शाही ईदगाह को मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वजह ये कि शाही ईदगाह ESI संरक्षित है और एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ये घोषणा की गई थी। इसलिए इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। हिंदू पक्ष ने यह दलील दी है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इस तरह से मथुरा के शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद ने रोचक मोड़ ले लिया। इस पर शीर्ष अदालत का कहना है कि वो इस बात का परीक्षण करेगी कि आखिर इस दावे की क्या वैधता है। दरअसल हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील के बाद इस मामले में ASI को भी पार्टी बनाने को कहा था। मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के
मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें हिंदू पक्ष को उनके मुकदमे में संशोधन करने और एएसआई को भी पार्टी बनाने की अनुमति दी गई है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से एडवोकेट विष्णु जैन ने कहा कि ये एएसआई संरक्षित स्मारक है, इसलिए यहाँ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने टोकते हुए कहा, नो, ये मुद्दा हमारे पास लंबित है। बेंच ने कहा, जहां तक ये सवाल है कि विवादित स्थान एएसआई संरक्षित है और मस्जिद के तौर पर उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो ये मामला हमारे पास लंबित है। हमने कहा था कि कोई अंतरिम आदेश पारित न किया जाए और फिर भी आपने हाईकोर्ट को ये बात नहीं बताई। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की ओर से हिंदू पक्ष को मुकदमे में संशोधन की अनुमति देना प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष इस आवेदन पर दावे पर आधारित था कि एएसआई संरक्षित स्मारक का उपयोग मस्जिद के तौर पर नमाज के लिए नहीं किया जा सकता है और ऐसे स्थानों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से कहा कि आपको बाद में संशोधन करने और पार्टियों को पक्षकार बनाने का अधिकार है। कोई पक्ष पूर्वव्यापी है या नहीं, वो अलग मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष बाद में बदलाव कर सकता है और ये मुद्दा भी उठा सकता है कि वर्शिप एक्ट लागू होगा या नहीं। इसलिए हाईकोर्ट का ये आदेश सही प्रतीत हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि ये कोई नया मामला नहीं है और अगर आप बचाव में कोई नया दावा करते हैं तो उसको चुनौती देने का भी दूसरे पक्ष को हक है। इसके बाद कोर्ट ने नई याचिका को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया और सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल कर दी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने एएसआई को पार्टी बनाने और बाद में संशोधन की अपील की थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि साल 1920 में जब उत्तर प्रदेश ब्रिटिश हुकूमत में यूनाइटेड प्रोविंस था, तब उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मस्जिद को एएसआई स्मारक घोषित किया था। उन्होंने बताया कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ये घोषणा की गई थी, इसलिए इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने की अनुमति नहीं देता है। 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।